नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। क्या बांग्लादेश में फिर से तख्ता पलट की तैयारी हो रही है? ये बड़ा सवाल आज इसलिए उठ रहा है क्योंकि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का नेतृत्व कर रहे मोहम्मद यूनुस की प्रेस विंग ने कहा है कि सरकार जुलाई क्रांति का ऐलान करने जा रही है। जिन स्टूडेंट लीडर्स ने जुलाई क्रांति का आह्वान कर पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट किया था, आज फिर वही छात्र नेता ढाका के शहीद मीनार पर इकट्ठा हुए। यहीं से क्रांति का ऐलान हुआ, लेकिन इस बार इनका उद्देश्य बांग्लादेश के संविधान को बदलना है। इस क्रांति में 30 लाख से ज्यादा लोगों को जुटाने की योजना रही और इसका प्रचार जमाते इस्लामी जैसे कट्टरपंथी संगठन बहुत तेजी से कर रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल है कि बांग्लादेश में तख्ता पलट होगा या फिर संविधान बदलने के लिए ये क्रांति लाई जा रही है और भारत की क्या रणनीति होगी, इसी पर करेंगे चर्चा। उससे पहले ये खास रिपोर्ट देख लेते हैं। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार के तख्ता पलट के बाद से अशांति अधिक बढ़ गई है। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि इस मुल्क में दोबारा तख्ता पलट हो सकता है। वजह चुनाव भी हो सकती है। दरअसल बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस की ओर से नाबालिगों को भी वोट देने का अधिकार देने की सिफारिश की गई है। यूनुस ने मतदान की न्यूनतम आयु घटाकर 17 साल किए जाने की सिफारिश की थी। यूनुस ने कहा था, मुझे लगता है कि युवा अपने भविष्य के बारे में राय दे सकें, इसके लिए मतदान की न्यूनतम उम्र घटाकर 17 साल तय की जानी चाहिए। अगर इस प्रस्ताव को मान लिया गया तो बांग्लादेश में नाबालिग यानी 18 साल से कम उम्र के लोग भी वोट देने के लिए पात्र होंगे। हालांकि बांग्लादेश की नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी ने मोहम्मद यूनुस की सिफारिश की आलोचना की। बीएनपी ने कहा, इससे निर्वाचन आयोग पर दबाव पड़ेगा और चुनाव प्रक्रिया में देरी हो सकती है। अंतरिम सरकार जानबूझकर चुनाव प्रक्रिया में देरी करने की कोशिश कर रही है। अब आरोप है कि अंतरिम सरकार अभी चुनाव नहीं कराना चाहती है और छात्र नेता बांग्लादेश में संविधान बदलना चाहते हैं। ये वही छात्र नेता हैं जिनकी वजह से शेख हसीना से सत्ता छीनी गई थी। आज वही छात्र नेता ढाका के शहीद मीनार पर इकट्ठा होकर क्रांति का ऐलान करने जा रहे हैं। इसका नाम दिया गया है जुलाई क्रांति, लेकिन इसमें एक बड़ा पेच है जिसे कुछ इस तरह से समझिए। ढाका ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद यूनुस की प्रेस विंग ने ऐलान किया था कि अंतरिम सरकार जुलाई क्रांति का ऐलान करने वाली है। छात्रों और सभी राजनीतिक दलों की मदद से ये तैयार किया जाएगा। कुछ ही दिनों में देशवासियों के सामने पेश किया जाएगा। इस खबर की सूचना मिलते ही छात्र आंदोलन की अगुवाई करने वाले नेताओं ने आपातकालीन बैठक बुलाई। कहा, जुलाई क्रांति का ऐलान सरकार नहीं बल्कि वे करेंगे। मंगलवार 31 दिसंबर 2024 को शहीद मीनार पर होने वाली रैली में इसकी घोषणा की जाएगी। आंदोलन के संयोजक हसनत अब्दुल्ला ने कहा, हम जल्द अपना फैसला सुनाएंगे। इसके बाद मोहम्मद यूनुस के प्रेस सचिव अपनी बात से पलट गए और कहा, सरकार की ओर से जुलाई क्रांति को लेकर ऐलान की कोई तैयारी नहीं की गई है। ये आंदोलन यूनुस सरकार की तरफ से कराया जा रहा है या छात्र इसकी जिम्मेदारी खुद ले रहे हैं, ये भी एक सवाल है, क्योंकि पहले सरकार कह रही थी कि जुलाई क्रांति वो करेगी, लेकिन छात्र नेताओं ने इसका जवाब दे दिया, जिसके बाद सरकार बैकफुट पर आई। हालांकि जिस जुलाई क्रांति की चर्चा जोरों पर है, उसमें क्या क्या बदल सकता है, चलिए बताते हैं। दावा किया जा रहा है कि बांग्लादेश का संविधान बदलने की आड़ में सबसे पहले इसका नाम ही बदला जाएगा। बांग्लादेश का नाम इस्लामिक खिलाफ ऑफ बांग्लादेश, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश या इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईस्ट पाकिस्तान किया जा सकता है। बांग्लादेश में सुन्नत और शरिया भी लागू किया जा सकता है। इतना ही नहीं, बांग्लादेश के राष्ट्रपति और आर्मी चीफ से जबरन इस्तीफा भी लिया जा सकता है। इन सब के बीच एक बड़ा सवाल है। छात्रों का कहना है कि वे साल 1972 में बनाए गए बांग्लादेश के संविधान को दफन कर देंगे। उनकी माने तो ये मुजिबिस्ट चार्टर है, इसने बांग्लादेश पर भारत का राज चलने दिया है। विपक्षी दलों की इसको लेकर अलग प्रतिक्रिया है। खालिदा जिया की नेतृत्व वाली पार्टी ने कहा, संविधान में अगर कुछ गलत है तो उसे बदला जा सकता है, लेकिन पूरे संविधान को नष्ट करना गलत फैसला हो सकता है। छात्र नेताओं की तरफ से अब जुलाई क्रांति को मार्च फॉर यूनिटी का टाइटल दिया गया है। इस क्रांति को लेकर जहां चर्चा जोरों पर है, वहीं इस बात पर भी मंथन है कि क्या एक बार फिर बांग्लादेश में तख्ता पलट होगा, और नहीं तो क्या संविधान को बदलने का मकसद ये छात्र नेता पूरा कर पाएंगे। इस पर भारत की क्या रणनीति होगी, ये अहम सवाल है।
चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राखी वर्मा की रिपोर्ट। तो जिस तरह से अब जुलाई क्रांति को लेकर यहां पर एक माहौल बना हुआ है, हालांकि पहले सरकार ये ऐलान करने वाली थी, लेकिन अब जो छात्र नेताओं की तरफ से इसका ऐलान किया गया है। लेकिन एक बड़ा सवाल वाकई इसमें उठता है कि क्या फिर से तख्ता पलट की तैयारी है और भारत की इसमें अब रणनीति क्या हो सकती है। इसी पर हम शुरू करेंगे चर्चा। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है मैं उनका आप लोगों से तारुफ करा देता हूं। हमारे साथ हैं बीजेपी प्रवक्ता अजय पाठक जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस से डॉक्टर शिवानंद होलियालकर जी, राजनीतिक विश्लेषक जाकिया खान जी, विदेश मामलों के जानकार सौरभ दुबे जी, रक्षा विशेषज्ञ लेफ्टिनेंट कर्नल अमरदीप त्यागी जी और स्वदेश न्यूज के चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव सर। आप सभी मेहमानों का स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले लेफ्टिनेंट कर्नल अमरदीप त्यागी जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से अभी ये माहौल बना है यहाँ पर, इसमें क्या ऐसी कोई संभावना है, जैसे कि हमने देखा जुलाई में एक पूरा माहौल बना और वहां से शेख हसीना को वहां से भागना पड़ा, पूरी तरह से तख्ता पलट हो गया था, लेकिन अब फिर से लाखों की तादाद में छात्र इकट्ठा हो रहे हैं, क्या फिर से किसी तरह के बड़े तख्ता पलट की यहां पर तैयारी है, या फिर जिस तरह से एक विरोध दिखाई दे रहा है, क्योंकि पहले सरकार ऐलान करना चाहती थी जुलाई क्रांति का, लेकिन फिर छात्रों की तरफ से किया गया। अमरदीप जी, शायद आपकी तरफ से म्यूट है माइक, अगर आप उसका म्यूट कर देंगे तो आपकी आवाज हम तक पहुंचेगी। जी हो गया। आ रही है। हो गया। अभी कैन यू हियर मी? जी यस, आई कैन हियर यू। जी ओके, थैंक यू। देखिए, ये माहौल अभी नहीं बना है, ये माहौल 1971 के बाद से ही बनना शुरू हो गया था। एक्चुअली जब बांग्लादेश का जन्म हुआ, उसी के साथ साथ ही इस्लामिक कट्टरपंथी वहां पे एक्टिव थे, लेकिन उस समय जो बंगाली समुदाय के लोग थे, शेख मुजीबुर रहमान और मुक्ति वाहिनी थी, उनको भारत की तरफ से पूरा एक सपोर्ट दिया गया, भारतीय सेना की सपोर्ट मिली, और तब जाकर, जो कि मेजॉरिटी पीपल थे पाकिस्तान के, यानी कि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान को देखें तो ईस्ट पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन थी दैट वाज 56%, यानी मोर देन 50% वर पीपल स्टेइंग इन बांग्लादेश। लेकिन उसी समय पे इस्लामिक कट्टरपंथी भी थे जो पाकिस्तान के सपोर्ट में थे, लेकिन मुक्ति वाहिनी और भारतीय सेना और भारतीय जो सरकार थी उस समय, उनके दबाव में पाकिस्तान को हार माननी पड़ी और वो कट्टरपंथियों का जो सर दब गया। लेकिन उसके बाद से ही, जैसे ही बांग्लादेश इंडिपेंडेंट हुआ, कट्टरपंथियों की सुगबुगाहट शुरू हो गई। अब से बहुत साल पुरानी बात, जब तस्लीमा नसरीन जी ने लज्जा लिखी थी, उस जमाने, उसी टाइम का पढ़ लीजिए, कट्टरपंथी किस तरह हावी हो रहे थे, और ये धीरे धीरे चल रहा था। आज आप देखिए कि जो शेख हसीना है, उनकी मेजॉरिटी की गवर्नमेंट होते हुए भी उन्हें भागना पड़ा। तो यानी कि कट्टरपंथी इतने हावी हो गए हैं कि देयर इज नो कंट्रोल, और जहां पर कोई कंट्रोल नहीं होता वहां पे कोई भी तख्ता पलट होगा। कभी छात्र आएंगे, कभी कोई दूसरे, कभी उलेमा आ जाएंगे, कोई भविष्य नहीं होता उस देश का। उसका रिजल्ट हमें देखने को मिल रहा है कि बांग्लादेश, जो कि एक अलग देश बन गया था, आज फिर पाकिस्तान, जहां पे पाकिस्तान ने जीनोसाइड किया, उसके बावजूद वो पाकिस्तान से अलाइन कर रहे हैं। जैसा आपने बताया कि वो बांग्लादेश का नाम चेंज हो सकता है, वहां पे शरीयत लागू हो सकता है, सुन्नत लागू हो सकती है, जो भी, क्योंकि शेख मुजीबुर रहमान ने जब ये देश की स्थापना की, इट वाज ऑन द बेसिस ऑफ सेकुलरिज्म, और सेकुलरिज्म को खत्म करने का प्रयास वहां पे बांग्लादेश में बहुत पहले से चल रहा है। उसका जो भारत सरकार पे या भारत पर जो इम्पैक्ट है, जो 71 में हुआ कि वहां से हिंदू और बहुत सारे जो पीड़ित लोग थे वो भागकर भारत में आए, उसका इम्पैक्ट फिर से अभी हो रहा है कि जो वहां पे हिंदू हैं, जो और माइनॉरिटी पीपल है, उनको कुचला जा रहा है, उनको मारा जा रहा है। और हमारा सबसे बड़ा फेलियर ये है कि हम इस एक्टिविटी को बहुत दिनों से, मतलब हम इतने दिनों से हो रही एक्टिविटी को एंटिसिपेट ही नहीं कर पाए। दिस इज द फेलियर ऑफ आवर इंटेलिजेंस एजेंसी, दिस इज द फेलियर ऑफ आवर फॉरेन मिनिस्ट्री, दिस इज द कंप्लीट फेलियर ऑफ आवर गवर्नमेंट ऑन द पर्टिकुलर इशू। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि आज की, यदि आपने कहा कि वहां पे कि सरकार का तख्ता पलट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, यानी कि ऐसी दैट कंट्रीज इन कंप्लीट टर्मोइल, वो कुछ भी हो सकता है, और उसका इम्पैक्ट हमारे पड़ोसी में, जो उसके सबसे नजदीक में जो हमारा
वेस्ट बंगाल प्रोविंस है उसमें इम्पैक्ट आ रहा है। वहां पर आज के ही न्यूज़पेपर में था कि वहां से आतंकवादी पकड़े गए, सम काइंड ऑफ बड़ी ऑर्गेनाइजेशन विच इज एक्टिवेटेड इन दैट एरिया। इन फ्यूचर मतलब आई कुड विजुलाइज कि वेस्ट बंगाल इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट कश्मीर। तो हमें बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है और एक्टिव बिल्कुल होने बिल्कुल, की और बहुत ज्यादा इस आवश्यकता पर है। विचार करने की भारत के आवश्यकता है, विदेश मंत्रालय हालांकि को, जी। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज को, दैट इंक्लूड्स इंडियन आर्मी एज वेल एज आवर बिल्कुल पैरामिलिट्री फोर्सेज, बिकॉज बिल्कुल इसको लेके लगातार चिंता तो वी हैव जरूर है। टू। लेकिन लेकिन जैसा अभी यहां पर एक माहौल बना हुआ है बांग्लादेश में, सौरभ जी आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? सौरभ जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, लगता है हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पाई। जाकिर जी आप मुझे सुन सकती हैं? बिल्कुल। जाकिर जी, किस तरह से आप देखती है? देखिए, हमने देखा कुछ महीने पहले जुलाई में जिस तरह से एक पूरी क्रांति हुई, तख्ता पलट हो गया, अब फिर से कुछ महीने बाद एक ऐसे ही माहौल बन रहा है, फिर से छात्र वहां पर लाखों की संख्या में इकट्ठा हो रहे हैं और अब संविधान बदलने की बात की जा रही है, लेकिन सरकार और छात्रों के बीच में एक थोड़ा अंतर्द्वंद यहां पर दिखाई दे रहा है। पहले तो ये बात बहुत ही क्लियर है कि कोई भी आंदोलन इतनी बड़े पैमाने पे तब तक नहीं हो सकता जब तक उसके बैकअप नहीं हो। विदाउट बैकअप ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि इतने बड़े आंदोलन को कोई अंजाम दे सके जहां पे ऑलरेडी रूलिंग पार्टी है उसको नोच के हटा दिया जाए और अपने मन के हिसाब से एक पपेट को बिठाया जाए, क्योंकि यूनुस जी एज ए पपेट ही बैठाए गए थे। लेकिन क्योंकि उन्होंने अनाउंस कर दिया कि हम ये करने वाले हैं, तो फिर उन्हें खलबली हो गई जिन्होंने उन्हें बैठाया था। डेफिनेट सा बात है, क्योंकि वो इस चीज की क्रेडिट खुद लेना चाहते हैं। क्योंकि अगर उन्हें कहीं से भी, अगर आपको कहीं से सपोर्ट सिस्टम मिल रहा है तो डेफिनेटली इस बात पे मिल रहा है कि आप कर रहे हो। अगर उसका क्रेडिट कोई दूसरा ले लेगा तो वो सपोर्ट सिस्टम आपके पास नहीं रहेगा। सपोर्ट सिस्टम इन दी नॉट ओनली द फिजिकल आर्मरी और या जो भी वेपनाइज है, या यू कैन इवन से अबाउट इकोनॉमिक, तो हर तरह से सपोर्ट होती है ना। तो जो युवा जो ऑलरेडी वहां पे अपनी क्राइसिस को इस पैमाने पे नहीं सोच रहे हैं कि वहां किस तरह से हमें एजुकेशन और एम्पावरमेंट और अपनी प्रोविजन को आगे बढ़ाना है, वो ये सोच रहे हैं कि संविधान में हमें क्या फेरबदल करना है। सो दैट इज ऑलरेडी इन देयर माइंड। क्यों है? क्योंकि डेफिनेटली वो बैक्ड है। क्योंकि विदाउट बैकिंग कोई अपने चीजों में अगर फेरबदल करने की कोशिश करेगा तो उस चीज पे सबसे ज्यादा अहमियत देगा कंट्री के लिए, जो कंट्री को उन्नति की ओर ले जाए। आपकी उन्नति कहीं पे भी सेकुलरिज्म को हटा के एक रिलीजियस फैक्टर्स को लाके नहीं हो सकती। हर वो कंट्री, खास तौर से एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है इंडिया ने किस तरह से अपनी फ्रीडम पाने के बाद किस किस तरह से स्ट्रगल करके आज यहाँ तक मुकाम बनाई है। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि दे हैव गिवन द सेकुलरिज्म एंड डेमोक्रेसी ऑन द टॉप लेवल। अगर आप उस चीज को हटा के इस चीज को एक रिलीजियस फैक्टर में ला रहे हैं तो दैट्स मीन यू आर कंप्लीटली बीन बैक्ड अप एंड यू आर टेकिंग दिस सीरियसली कि आप सिर्फ रिलीजन को आगे रखना है। आपके पीछे जो मोटिव है दैट इज नॉट ऑन द प्रोग्रेसिव ऑफ बांग्लादेश, दैट इज ऑन द प्रोग्रेसिव ऑफ योर ओन इकोनॉमी। अब वो ओन इकोनॉमी जो उनको फंड कर रहे हैं और जो वो फंडेड हो रहे हैं, तो फंडेड होने वाले कभी ये तो नहीं चाहेंगे ना कि मेरा बताया हुआ प्लान और मेरे सोच को कोई दूसरा प्रपोज करे। तो मोहम्मद यूनुस जी का अगर रिवॉल्ट हो रहा है तो दैट इज द मेजर रीजन जो है एज पर माय स्टडीज इज दिस। ठीक है, क्योंकि उनको तो ये सोच के बैठाया गया कि उनको राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं है एंड ही विल मूव एज दे वांट। और उनकी वांट है स्पेशल, उनकी वांट है वहां पे पाकिस्तानी चीजों को उनके चीजों को इन्फ्लुएंस करना, जबकि अब मोहम्मद यूनुस जी को यहाँ इंडियंस से सपोर्ट मिल रही है। कभी राइस यहाँ से भेजी जा रही है, कभी शेख हसीना जी को ऑफ कोर्स हम लोग ने शेल्टर दिया हुआ है। तो एक उम्मीद यूनुस जी को भी रहेगी कि अगर खुदा ना खास्ता इन फ्यूचर उनके लिए कोई तरह की कंडीशन आती है तो उनके लिए भी एक सेफ जोन बनेगा इंडिया। तो बहुत सारी चीजें वो अपने तरीके से सोच रहे हैं और जिन्होंने बैठाया है वो अपने तरीके से सोच रहे हैं, वो उस चीज को इम्पोज करना चाह रहे हैं। तो ये यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट सबसे बड़ी है। ठीक है, और यही रीजन है कि इस हड़बड़ाहट में
इन लोगों ने इस तरह की अनाउंस की। अच्छा, फिर अनाउंसमेंट में इन लोग की जो प्रोटेस्ट एजिटेशन थी, उनकी टॉपिक दूसरी थी। बाद में इन्होंने तुरंत उसको यूनिटी मार्च कर दिया। बिल्कुल। अब उन्होंने अनाउंस किया यूनिटी मार्च है। क्यों? क्योंकि इन्होंने देखा कि अब देखो सबकी नजर आ रही है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट द नेबरिंग कंट्रीज, इट्स अबाउट द कंप्लीट वर्ल्ड पूरी उसके ऊपर नजर रख रही है। तो वर्ल्ड नजर रख रही है तो डेफिनेटली इनको क्या इन्फोर्स करना है? यूनिटी मार्च करना है। आप जब यूनिटी मार्च की बात कर रहे हो तो उसमें तो सारे धर्म वाले आ गए, सारे तबके के आ गए, सब कोई आ गए। तो यूनिटी मार्च का तो सबसे ज्यादा स्पेशल केस ये होना चाहिए कि जो भी प्रॉब्लम वहां पे रेज हो रही है रिगार्डिंग दी माइनॉरिटीज, उस चीज को आप सबसे पहले सॉल्व करो। आप मार्च को स्टार्ट करो वहां से जहां पे सेवमेंट हो सकती है, ठीक है ना? बिल्कुल, वाकई यूनिटी मार्च अगर नाम दिया वहां पर, लेकिन उसके जरिए यहाँ पर पहले जो क्रांति, जुलाई क्रांति को लेकर यहाँ पर जा रहे थे, उसमें जो हम बता रहे थे यहाँ पर कि संविधान बदलने की बात आ रही, शरिया लॉ यहाँ पर लागू करने की बात आ रही। बिल्कुल 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 जाकिया जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। आपने जी, नाम बदल दिया। आपने नाम क्यों बदला? फिर आप उसको जुलाई मार्च में जुलाई मोर्चा इन्होंने इसलिए रखा ताकि वो याद दिला सके कि देखो किस तरह से हमने क्रांतिकारी तरीके से एक भी संविधान जो चल रही थी उसको हमने कर दिया। तो ये एक तरह का मोहम्मद यूनुस साहब के सामने या पूरे देश दुनिया के सामने ये साबित करने का तरीका है कि जुलाई के कंडीशन को नहीं भूलना है, वो याद रखने के लिए। और फिर जब देखा कि इधर से सारे तरफ से ये इस तरह का माहौल बन रहा है तो उसको अब क्या कर दिया, एक नाम नया दे दिया कि यूनिटी मार्च चल रहा है। बिल्कुल, एक नया नाम दे दिया, मार्च फॉर यूनिटी। ठीक है, बिल्कुल वाकई। लेकिन आरपी श्रीवास्तव, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, जिस तरह से पहले नाम था ये जुलाई क्रांति, फिर इसे मार्च फॉर यूनिटी कर दिया गया, जिससे जाकिर जी भी कह रही, क्रेडिट लेने की होड़ में मची हुई है। और ऐसा लग रहा था कि जो मोहम्मद यूनुस है वो राजनीति में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन कुछ फैसले ऐसा लगता है कि वो चाहते हैं और समय तक सत्ता में बने रहे। जो एक उम्र थी वोट डालने की, उसको 17 साल भी करना चाहते हैं। जो वहां पर प्रमुख पार्टी है बीएनपी, वो भी कह रही है कि जानबूझकर चुनाव को डिले करने की साजिश रची जा रही है अभी जो अंतरिम सरकार है। इसी के चलते, क्रेडिट लेने के चलते ये द्वंद्व दिखाई दे रहा। अब इस द्वंद्व में भारत की क्या रणनीति हो सकती है? क्योंकि हमने देखा था 1971 में एक ऐसे ही द्वंद्व वहां पर उठा था और उसके बाद भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। अब यहां पर भारत की रणनीति क्या हो सकती है और कैसे जो वहां पर माहौल हो रहा है उससे क्या कुछ भारत पर एक प्रभाव भी पड़ सकता है और भारत उसमें कैसे इंटरफेयर कर सकता है? देखिए भागीरथ जी, लेफ्टिनेंट कर्नल त्यागी जी ने अभी जो कुछ बातों को बताया 71 वार को लेकर के, और उस समय किस तरह से शेख मुजीबुर रहमान को भारत सरकार ने सपोर्ट किया और जो आंदोलन चल रहा मुक्ति वाहिनी का, उसको लेकर के भारत सरकार की नज़र थी और जिसके चलते एक सरकार बनी, लोकप्रिय सरकार जिसको कह सकते हैं आप, और पूरी तरह से भारत के साथ उसके रिलेशन इतने सालों तक अच्छे रहे। एक जो उन्होंने दो सबसे बड़ी बात ये कहा त्यागी जी ने कि ये इंटेलिजेंस फेल्योर बताया, और एक चीज़ और आशंका व्यक्त किया कि वो हो सकता है कि जिस तरह के वहाँ कट्टरपंथी लोगों की सरकारें बने या तख्ता पलट हो, उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि देखिए हो सकता है कि बांग्लादेश नेक्स्ट कश्मीर बन जाए। भारत की चिंता कहाँ है? भारत की चिंता यहाँ पर है। भारत को इस बारे में सोचना पड़ेगा। एक ऐसा पड़ोसी मुल्क जो उसके साथ उसके अच्छे संबंध रहे हैं और उसके बावजूद भी अब आज की जो परिस्थिति है, जिस तरह का आपने देखा जुलाई क्रांति या मार्च फॉर यूनिटी, ये एक जो है, जो हमारा टॉपिक है, जो कॉन्फ्लिक्ट वाली बात जो हम कर रहे थे, जिसको कि हमारी राजनीतिक विश्लेषक ने बड़ा क्लियर कट कहा कि जो यूनुस सरकार है, एक जो कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्फ्लिक्ट ये है कि अगर भारत उनकी मदद करता है तो ये जो लोग हैं जो शेख हसीना की सत्ता को तख्ता पलट करने में लगे रहे, तो वहाँ पर कहीं न कहीं यूनुस ये मान करके चलते हैं कि हमें भारत जरूर सपोर्ट करेगा। सवाल ये है कि भारत के लिए एक मौका भी है। अगर हम मान लीजिए प्रीवियसली अगर हम कोई जो हमसे हो सकता है कि इंटेलिजेंस को लेकर के और वहाँ की तमाम चीज़ों को लेकर के भारत की तरफ से हो सकता है निगलिजेंस हुई हो, तो अब इसको सुधारने का एक मौका है। मौका ये है कि वहाँ पर दो तरह का जो है सिनेरियो है। एक तो ये है कि जो हमारे यूनुस मतलब यूनुस का जो अभी देखे होंगे कि एक पाक आर्मी को बुला रहे थे ट्रेनिंग के लिए 7 फरवरी से। इसके अलावा उन्होंने 17 ईयर्स पर उन्होंने वोटिंग का भी राइट दिया, जो नाबालिग में आ जाते हैं 18 के नीचे। इन सारी चीज़ों को अगर आप देखें तो एक चीज़ समझ में आ जाएगी कि जो लोग यूनाइट हो रहे हैं, जो इस तरह के आंदोलन
को अंजाम देने वाले हैं, उनको ये पता है कि यूनुस उनके एजेंडा के तहत नहीं चल रहे हैं। हो सकता है कि उनको पपेट जो है प्रेसिडेंट बनाया गया हो, लेकिन आज की डेट में जो भी एक अंतरिम सरकार, जिनको पूरा एक तरह से चुनी हुई सरकार के मुखिया नहीं है, एक इंटरिम सरकार के हेड को लीड कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि अब उनको लग रहा है कि कहीं न कहीं, पहले जुलाई क्रांति की बात कर रहे थे यूनुस सरकार के जो सरकार की ओर से था, लेकिन ये बाद में आंदोलन कहाँ चला गया, दूसरी तरफ चला गया, और उसको उन लोगों ने किया, छात्रों ने किया, जो है जमात के लोगों ने किया, और ये एक नया है। अभी आपने देखे खालिदा जिया की भी बात की है कि संविधान में अगर संशोधन की गुंजाइश है तो किया जा सकता है, लेकिन एक चीज़ और है, चाहे खालिदा जिया हो या इसके पहले शेख हसीना हो, इन लोगों ने एक संविधान के तहत ही सरकार चलाए। अगर उसमें बहुत सारा बदलाव होता है तो निश्चित रूप से कोई एक जो है नई व्यवस्था कायम होगी, और जो आप जो कहना शरीयत लागू हो, और आपने कहा ना रिलीजन के आधार पर कोई सरकार जो है एक जो है उसका प्रोग्रेस नहीं कर सकती है, तो ऐसी सरकारें प्रोग्रेस नहीं कर सकती हैं। हमें लगता है कि ये जो उठापटक है, जो तख्ता पलट की तैयारी मान सकते हैं, या जो वहाँ पर जो पॉलिटिकल डिसबैलेंस है, और उसके अलावा भी आप देख रहे होंगे कि वहाँ पर अब जिस तरह का माहौल है, हमको लगता है कि अगर ये कह दिया जाए कि अगर इस तरह की है, इतने बड़े आंदोलन की तैयारी है, तो वहाँ कोई सरकार नहीं माना जा सकता है, वहाँ सरकार कोई एक्ट नहीं कर रही है। तो इन सब चीज़ों को अगर आप देखेंगे तो आपको निकल करके सामने आएगा कि भारत सरकार के लिए एक ऐसा मौका है, जो पिछली बार की जो अभी चूक हुई है, उस चूक को सुधारा जा सकता है। हमको लगता है कि 1971 से लेकर के अब तक, या उस तरह की उस समय की घटना को मद्देनजर रखते हुए भारत को अपने पड़ोस में एक नया पाकिस्तान नहीं बनने देना चाहिए। बिल्कुल, वाकई और मौका है। जैसे 1971 में एक मौका मिला था भारत को, उसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिया। अभी जो वहां पर अंतर्द्वंद चल रहा है छात्रों और सरकार के बीच में, यहां पर भारत के पास एक बड़ा मौका, एक बड़ा एक्शन ले सकता है वो। सौरभ दुबे जी हमारे साथ हैं, विदेश मामलों की जानकार। सौरभ जी, आप मुझे सुन सकते हैं? सौरभ जी, मेरी आवाज आपको आ रही? जी सौरभ जी, देखिए जिस तरह से पड़ोसी देश में अभी स्थिति बनी है, वहां पर यह स्थिति आगे चलकर और क्या कुछ हो सकती है? क्या वहां पर फिर से तख्ता पलट हो सकता है, या फिर जो मोहम्मद यूनुस से उनकी इच्छाएं बढ़ गई हैं, इसलिए जो वहां पे जो प्रमुख विपक्षी पार्टियां हैं वो आरोप लगा रही हैं कि यहां पर जो अभी अंतरिम सरकार है चुनाव को डिले करना चाहती है, और साथ में भारत किस तरह से वहां पर एक्शन ले सकता है? भागीरथ जी, देखिए मैं आपको बताऊं कि जो परिस्थितियां नजर आ रही हैं, उन्हें देखकर हम अभी केवल अनुमान लगा सकते हैं। सत्य क्या है क्या नहीं है वो सामने आएगा, लेकिन वर्तमान में जो स्थिति है उसे देखकर ऐसा लगता है कि सरकार ने छात्रों के आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश की। वो हाईजैक करना सफल नहीं हो सका। वो हाईजैक सफल इसलिए नहीं हो सका क्योंकि छात्रों ने तुरंत जवाब दे दिया और यूनिटी एक बार फिर प्रदर्शित की। छात्रों ने बता दिया है कि वो कैसे और क्यों आंदोलन कर रहे थे इतने दिनों से, और फिर एक बार संदेश दिया है कि वो व्यवस्था से कहीं ना कहीं नाराज थे। देखिए भागीरथ जी, कहीं भी कोई भी जनता होती है, छात्र होते हैं, किसी भी देश के हो, केवल बांग्लादेश के ही नहीं, आप दुनिया में कोई भी देश का उदाहरण देख लें, कोई देश के छात्र हो, जनता हो, कोई ये नहीं चाहता कि वहां की व्यवस्थाएं खराब हो। सभी सुव्यवस्थाएं कायम रखना चाहते हैं। आखिर दुनिया के किसी भी देश का बहुसंख्यक नागरिक होगा, वो देश के प्रति वफादारी होगा और देश के प्रति उसकी निष्ठा होगी। अगर देश में व्यवस्थाएं कायम रह सकेंगी तब वो शांति से जी सकेगा। तो ऐसा नहीं है कि छात्र वहां के ये चाहते होंगे कि कोई व्यवस्थाएं खराब हो। छात्र भी व्यवस्थाएं कायम करना ही चाहते हैं, लेकिन वो एक बेहतर व्यवस्था किस तरह से कायम होगी ये आने वाला समय हमें बताएगा। देखिए बहुत सारी बातें हैं, कई बातों पर फोकस नहीं किया गया। फोकस करना जरूरी हो जाता है। मीडिया किन बातों पर फोकस करती है, किन बातों पर फोकस नहीं करती, ये भी एक विषय हो जाता है। और कई बार दूर से आई हुई सूचनाएं आते आते परिवर्तित हो जाती हैं। आते आते मैं बताऊं कि मैंने कई बांग्लादेश के संदर्भ में इस प्रकार की बाइट सुनी है, इस प्रकार के बयान भी आए कि वहां पर जो उत्पात हुआ, उस उत्पात में आरोप लगे शेख हसीना पर भी। शेख हसीना पर आरोप लगना कोई सामान्य सी बात नहीं। ऐसा है, जरूरी नहीं कि बांग्लादेश में शेख हसीना नहीं है तो शेख हसीना की इच्छा के बिना वहां पर कुछ भी नहीं हो रहा हो। संभव है कि वो दूर भारत में रहकर भी बांग्लादेश में
अपने समर्थकों को संदेश क्यों नहीं दे सकती? उनके समर्थक उनके संदेश को समझ सकते हैं, वो संदेश दें या ना दें। उनके समर्थक तो उनके संदेश को समझ सकती है ना कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो जो द्वंद्व वाली स्थिति है, अभी भी गुटों में टकराव वाली वो स्थिति है, वो टकराव वाली स्थिति निर्मित ना हो, बांग्लादेश की शांति के लिए ये बेहतर है। और हम ये नहीं कह सकते कि बांग्लादेश में कोई एक सत्ता होगी तो वो कोई भारत से उसका संपर्क नहीं रहेंगे। देश देश होता है, देश में कोई भी सत्ता हो, संपर्क पड़ोस के निश्चित रूप से रहती है। ऐसा नहीं है कि फेवर करने वाले सरकार बदल जाने से कोई देश के संबंध प्रभावित होते हो। हाँ, संभव है कुछ प्रतिशत तक हो सकते हो, लेकिन ये नहीं है कि कोई अगर सरकार बदल गई तो कोई दुश्मन देश हो गया। देश कभी किसी का पड़ोस में तो, लेकिन सौरभ जी अगर संविधान बदल गया तो उसका तो असर होगा ना, क्योंकि अब वहां पर सेक्युलरिज्म के बदले वहां पर शरिया लॉ लागू करने की बात की जा रही है, और जो तमाम बहुत सारी चीजें बांग्लादेश को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश उसका नाम चेंज करने की बात की जा रही है। अगर सोच बदल जाए वहां के लोगों की, अगर वहां की सोच भारत के प्रति बिल्कुल डिफरेंट हो जाए तो फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा ना। तो उसके लिए भारत को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पाकिस्तान देख लीजिए, पाकिस्तान की क्या स्थिति हो रही है। एक और पाकिस्तान जैसी स्थिति बांग्लादेश में निर्मित हो जाएगी। तो ये जो देश है, अगर पाकिस्तान जैसी की राह पर कोई भी देश हो, बांग्लादेश ही नहीं, मैं कहता हूं कोई भी देश अगर पाकिस्तान की राह पर चल निकलेगा तो उसका क्या होगा अंजाम, वो हम देख सकते हैं। पहले पाकिस्तान ठीक है सौरभ जी, लेकिन मुझे लगता है कि उसका असर अगर भारत पर हो रहा है तो भारत को यहां पर रिएक्ट जरूर करना पड़ेगा। अजय पाठक जी, देखिए कुछ महीने पहले जब वहां पर आंदोलन शुरू हुआ था जून में, उसके बाद जुलाई में इतना उग्र हो गया कि शेख हसीना को वहां से भागना पड़ा। अगर जून की बात कर लें, शुरुआत में ही भारत कहीं ना कहीं थोड़ा फेलियर रहा है अपनी खुफिया एजेंसियों के जरिए जांच पड़ताल करने में या किसी तरह की इंफॉर्मेशन जुटाने में। भारत अगर चाहता उस वक्त शेख हसीना की मदद कर सकता था, कई तरह के ऑप्शन थे, लेकिन उस वक्त ऐसा कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया। लेकिन अब जिस तरह से फिर से वहां पर माहौल बन रहा है, जो 1971 में हमने देखा कि अब भारत इस बार फिर से नहीं दोहरा सकता, क्योंकि अगर पड़ोसी देश अगर एक तरह से पाकिस्तान की तरह अगर वो भी हो जाए तो भारत फिर हर तरफ से घिर जाएगा दुश्मनों के। उसके पहले भारत को एक बड़ा एक्शन लेना पड़ेगा। क्या सही वक्त नहीं है भारत को एक बड़ा एक्शन लेने के लिए? अजय पाठक जी। भागीरथ जी, देखिए दुनिया इतनी इजी नहीं है जितना इजी हम लोग टीवी पे बैठ करके बोल दे रहे हैं या कह दे रहे हैं, या इतनी साधारण राजनीति नहीं हो रही है। बांग्लादेश की परिस्थिति सिर्फ यहां से बैठ करके हम आकलन नहीं कर सकते, ना देख सकते। बांग्लादेश में ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे जाने की आपको आवश्यकता है। बांग्लादेश के पहले नेपाल की जो परिस्थिति उन्होंने खड़ा की, उसके बाद आज जो यूक्रेन में युद्ध चल रहा है या यूक्रेन की जो स्थिति खड़ी है, पाकिस्तान की जो स्थिति बनाया गया, या एशिया के अदर देशों की जो स्थिति बनाई गया, ये साधारण सी चीज नहीं है। ये लड़ाई पावर की है, और जिस पावर को शेख हसीना से अमेरिका या अदर पड़ोसी लोग चाहते थे, उसको शेख हसीना ने घुटने नहीं टेका, इसलिए ये सारी चीजें सामने आई। ये किसी छात्र आंदोलन है या उस देश का आंदोलन है या वहां की जनता का आंदोलन है, ये बिल्कुल भी नहीं। अजय जी, आपकी बातों से बीच में टोकना चाहूंगा आपको। आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि किसी दूसरे देश ने, आपने नाम भी लिया अमेरिका ने, उसकी इच्छा के अनुसार वहां पर हो रहा है। अगर उस इच्छा के अनुसार अगर बांग्लादेश में कुछ हो रहा है तो बांग्लादेश का पड़ोसी देश भारत, जिसने बांग्लादेश का निर्माण कराया, उसकी इच्छा के हिसाब से वहां पर कुछ क्यों नहीं हो रहा है? देखिए, वो परिस्थितियां आज फिर से भारत के फेवर में आ गई। दुनिया की बड़ी ताकतें यही तो चाहती थी कि भारत को किसी प्रकार से उन स्थितियों में फंसाया जाए, लेकिन भारत सरकार ने उन स्थितियों को संभाला और आज बांग्लादेश फिर से भारत के सामने घुटने टेकने के लिए मजबूर हो गया है। बांग्लादेश की जो प्रोग्रेस थी, वो भारत, वहां जो 1000 चीजें एक्सपोर्ट होती है बांग्लादेश के पास, उसमें से 900 चीजें भारत से जाती है। भारत के बिना बांग्लादेश सरवाइव कर ही नहीं सकता। और ये बांग्लादेश की सरकार, अंतरिम सरकार जो आज तक हमारे विरोध में थी, भारत के विरोध में थी, उसको पता चला, वो आज घुटने टेकने के लिए तैयार है। सब इसीलिए तो दोबारा ये सारी चीजें हो रही है।
ये सभी किस चीजें तरह से अजय जी उसी थोड़ा सा इसको आप ताकतें वहां एक्सप्लेन पे कीजिए खड़ी ना हो रही हैं। कि जो घुटने टेका जा रहा है किस तरह से, उसमें क्या कुछ इसमें एक इंप्रूवमेंट आएगा? अगर थोड़ा सा आप दर्शकों को थोड़ा सा बता दें आप थोड़ा ब्रीफ में, तो ज्यादा बेहतर होगा। देखिए, समय आने दीजिए, थोड़ा और समय बाकी है, समय और 2 महीने 3 महीने जाने दीजिए, सारी चीजें सबके सामने स्पष्ट होगी और स्पष्ट रूप से आएगी। ये वही ताकतें हैं जो यूक्रेन में युद्ध करवा रही हैं, यूक्रेन और रूस के अंदर, जो रूस को बर्बाद करना चाहती थी। लेकिन रूस आज पहले से बड़ी इकोनॉमी बन के उभरा ना। जिस रूस को समाप्त करना चाहते थे कि रूस पूरी तरह से समाप्त हो जाए, वो नहीं हुआ ना। यूक्रेन को बेवजह का इन्होंने युद्ध के अंदर डाल दिया ना। भारत में भी वही चीज ये करना चाह रहे हैं जो चीज अलग अलग जगह पे किए। लेकिन ये जो पावर की लड़ाई है इतनी आसान नहीं है। और भारत क्यों डायरेक्ट एक्शन ठीक है, लेकिन आपने कहा कि कुछ महीने बाद ये क्लियर हो जाएगा और आप ये मान रहे हैं कि बांग्लादेश भारत के सामने घुटने टेक रहा है। ठीक है, लेकिन इन चीजों को लेकर अभी आपने क्लियर नहीं किया। ठीक है, डॉक्टर शिवानंद जी, आपको लगता है कि जिस तरह से अजय पाठक जी कह रहे हैं कि बांग्लादेश पहले थोड़ा सा विमुख हो गया था भारत से, लेकिन फिर से अब भारत के शरण में आ गया है? वो नहीं, कोई शरण में नहीं आया है। 1972 से लेके आज तक संविधान से पालन चल रहा था बांग्लादेश में। शेख हसीना को हमने टेस्ट टू बेबी, इधर जो एटम बॉम्ब रखे हैं हम, उन्होंने अभी इंडिया में है तो अपने के लिए घंटे की खतरा है ये। दूसरी बात, पाकिस्तान आर्मी बांग्लादेश में जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, RDX अभी 14,000 RDX लेके आया, वो खतरे की घंटी है। और सबसे ज्यादा खतरा भारत को है। लेकिन अजय पाठक जी तो कह रहे हैं कि घुटने टेक दिए भारत के सामने बांग्लादेश ने। नहीं, इतना इजी नहीं है। पाठक साहब को मैं, बीजेपी प्रवक्ता मेरे मित्र को मैं बोलना चाहता हूं कि अभी चाइना से फंडिंग हो रहे, बहुत बड़े से ये जो दिशा चल रहे, तीसरा महायुद्ध होने का प्रयास चल रहे, और इतना आसान नहीं है। जब तख्ता पलटने की कोशिश चल रही है, लेकिन इतना आसान, अगर संविधान चेंज करके वहां का आर्मी चीफ को चेंज करना चाह रहे, पपेट को उधर प्रेसिडेंट को चेंज करके शरीयत अगर लेके आ गया तो खतरे की घंटा है भारत के लिए। और सबसे ज्यादा खतरा जो है भारत के लिए है, क्योंकि पाकिस्तान भारत हमेशा जिस तरह से, अभी देखिए कल जम्मू कश्मीर नहीं होना चाहिए बांग्लादेश। 1972 से लेके संविधान का जो पालन जन, संविधान अगर उधर से कैंसिल हो गया, उन्होंने संविधान बदल गया, तो भारत के लिए भारत के लिए बहुत धोखा, बहुत डेंजरस है। दूसरी बात यह है, चाइना और 2-3 कंट्री से बहुत पैसा आ रहे हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश को, तो सबसे ज्यादा अलर्ट रहना चाहिए भारत देश। दूसरी बात यह है, जहां ढाका में जो स्टूडेंट, जो भी वो 17 साल के उम्र के, उन्होंने वोटिंग का अधिकार दिया, किस आधार से दिया, किसको पूछा? संविधान चेंज करने की कोशिश चल रहे, और आगे जाके आर्मी के चीफ को भी चेंज करेंगे, और सबसे ज्यादा जो धोखा है भारत देश को है। इसलिए मैं आज भी, अपना आर्मी स्ट्रांग है, वो तो कोई दोहरा ही नहीं है, लेकिन अलर्ट रहना चाहिए। आज भारत देश आज बिल्कुल वाकई अलर्ट रहना चाहिए, बिल्कुल। लेकिन कर्नल अमरदीप जी, जिस तरह से अलर्ट की बात कर रहे हैं कांग्रेस प्रवक्ता, और अजय पाठक जी कह रहे थे कि बांग्लादेश ने भारत के सामने घुटने टेक दिए, लेकिन एक तरफ हम देख रहे हैं चाइना की तरफ से फंडिंग हो रही। ठीक है, आऊंगा आपके पास, थोड़ा समय कम है मेरे पास। शिवानंद जी, आऊंगा आपके पास। भगीरथ जी, संक्षेप में। दूसरी बात, चाइना जी और पाकिस्तान ने जिस तरह से RDX सप्लाई कर रहे हैं बांग्लादेश, सबसे जो डेंजर है भारत देश को है। नहीं, बिल्कुल वाकई, बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसलिए कर्नल अमरदीप जी, देखिए जिस तरह से कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं, आपने अजय पाठक जी बीजेपी प्रवक्ता, उनकी भी बात सुनेगी आपने, लेकिन चाइना से फंडिंग हो रही है, पाकिस्तान की तरफ से ट्रेनिंग दी जा रही है, तमाम हथियार वहां से इंपोर्ट किए जा रहे हैं, लेकिन इस वक्त भारत की तरफ से क्या करना चाहिए? क्या भारत इस स्थिति में है जो 1971 में किया था, फिर से वो दोहरा सकता है? वो स्थिति नहीं है। देखिए 1971 की जो स्थिति थी, उसमें एक बहुत बड़ा तबका ऐसा था जो बंगाली स्पीकिंग लोग थे, जो शेख मुजीबुर रहमान के साथ थे, जो स्पेशली
सेकुलर थॉट के लोग थे, उनका एक बहुत बड़ा जो वो था वो भारत के साथ था या भारत उनके साथ था। लेकिन आज वहां पर मेजोरिटी जो है वो कट्टरपंथियों की है। आप ये देखिए कि एक मेजोरिटी से चुनी हुई सरकार का प्रधानमंत्री को भागना पड़ा वहां से, और 30 लाख स्टूडेंट जो इकट्ठे हो रहे हैं वो सब पपेट्स हैं उन जिहादियों के हाथ के, उनके एक्शन पे ये हो रहा है। और जब ये इस तरह का स्थिति होती है तो वो जैसे अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है कि कब कौन राष्ट्रपति बन जाएगा, कब कौन प्रधानमंत्री को शूली चढ़ा दिया जाएगा, या सीरिया है, इतने सारे फैक्शन इकट्ठे हो जाते हैं तो सब जगह अलग अलग तरह की लड़ाई चल रही है। और उससे हमारे पे जो इम्पैक्ट आ रहा है, जैसे दुबे जी कह रहे थे कि भारत पे क्या फर्क पड़ेगा, पाकिस्तान की तरह खत्म हो जाएगा। अरे पाकिस्तान की तरह खत्म होने में उसको 50 साल लगेंगे, 50 साल में तो हम बर्बाद हो जाएंगे। कश्मीर में हमने कितना नुकसान हो रहा है पाकिस्तान जैसी बराबर बोल रहे हैं। पाकिस्तान के होते हुए कश्मीर में हमने कितना वो उठाया है, पंजाब को उसने आज तक सपोर्ट कर रहे हैं वो खालिस्तानियों को। इस तरह कल को यदि बांग्लादेश बिल्कुल, तो भारत की सुरक्षा को लेकर भारत की रणनीति इस वक्त क्या होनी चाहिए अमरदीप जी? भारत देखो, जब ये देखो सबसे पहले तो हमको जब हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसी जो होती है, हमारा जो विदेश मंत्रालय होता है, उसकी एक ड्यूटी बन जाती है कि हमारे पड़ोसी देश में कुछ ऐसी ताकतें तो नहीं उभर रही जो हमारे खिलाफ कार्रवाई कर सकती है, उनको वहीं पे खत्म करना होता है, अपने फेवरेबल गवर्नमेंट बनानी होती है। ठीक है, भारत की फेवरेबल गवर्नमेंट थी शेख हसीना की, लेकिन उसके खिलाफ जो लोग खड़े हो रहे थे उनको हम नहीं दबा सके, वो इंटेलिजेंस एजेंसी का काम होता है। हम डायरेक्ट एक्शन करने के लिए हमें बहुत सारे वो चाहिए, बहुत सारी इंटरनेशनल सपोर्ट चाहिए। जैसे 71 में जब मिसेस गांधी ने भारतीय सेना को डायरेक्ट एक्शन के लिए बोला गया, तो उस समय उन्होंने जो डिप्लोमेटिक लेवल पे दूसरे देशों के साथ ऐसा एक सामंजस्य बैठाया था कि वो एक मिशन पे हमारी सेना वहां घुसी और एक्शन कर दिया। लेकिन आज मुझे नहीं लगता कि हमारी स्थिति ऐसी है कि हम डायरेक्ट एक्शन हम अपनी आर्मी को बोले कि वहां पे कट्टरपंथियों को खत्म कर दो। उसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है, हमारे लाखों हिंदू वहां पे काटे जा रहे हैं। हम उनको बांग्लादेश को बर्बाद होने के लिए कि उनको इतने लोगों की हम बलि चढ़वाएंगे क्या? वी आर नॉट टेकिंग एक्शन। यस, वी शुड गिव स्टर्न एक्शन की इफ एक भी इस तरह की घटना हुई तो आर्मी विल एंटर, एटलीस्ट एक मैसेज तो भेजे हम उनको। लेकिन अभी कुछ नहीं हो रहा है, वी आर कीपिंग मम। हमारा बांग्लादेश से जो सटा हुआ हमारा वेस्ट बंगाल है, सबसे बड़ा खतरा वेस्ट बंगाल को है। वेस्ट बंगाल में ऑलरेडी आतंकवादी गुट जो है एक्टिव हो चुके हैं। हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं उनमें जो इंसर्जेंसी को सपोर्ट करने वाला, वहां से लॉन्च पैड बनाने वाला वो मेन बांग्लादेश है। हमारे त्रिपुरा में, हमारे मिजोरम में, हमारे मणिपुर में जो ये नागा कुकी का जो बिल्कुल बिल्कुल, और मुझे लगता है सौरभ जी जो कह रहे थे कि अगर सरकार बदलती है तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि देशों से संबंध होते हैं, लेकिन अभी आपने कहा, आपने बताया कि किस तरह की चीजें बदल रही है लगातार। सौरभ जी, ऐसी बदलती स्थिति में आप कह रहे थे कि धीरे धीरे बांग्लादेश खत्म हो जाएगा, लेकिन कैसे? अभी अमरजीत जी ने कहा कि बहुत साल लगेंगे, लेकिन पाकिस्तान ने कितना परेशान किया हमें अभी भी करता रहता है। और अब सिर्फ हम बांग्लादेश की बात नहीं करें, अब तो भारत में भी इसका असर हो रहा है। वेस्ट बंगाल की स्थिति बता रहे हैं आपको अमरदीप जी। सौरभ जी भागीरथ जी, बिल्कुल अमरदीप जी के बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं। उनका कहना सही है कि इसमें समय लगेगा, और एक बात और है कि हमारे लिए एक नया फ्रंट और खुल गया है, तो ये चिंता की बात है और हमें अपने एहतियातन कदम उठाने पड़ेंगे। अब वो एहतियातन कदम क्या होंगे ये सरकार तय करेगी, हम लोग तय नहीं कर सकते। बॉर्डर भी है, सबसे लंबा बॉर्डर हमारा बांग्लादेश के साथ है। निश्चित तौर पर अमरदीप जी की बात अपनी जगह पर उचित है। वहीं पर अभी कुछ देर पहले शिवानंद जी ने भी कहा था कि जो चिंताएं हैं, उन्होंने जो चिंताएं बताई थी, वाकई वो गहरी चिंताएं हैं। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी इससे पहले जब हम बांग्लादेश पे चर्चा कर रहे थे वो स्वीकार कर चुके हैं कि बांग्लादेश की तरफ से एक फ्रंट खुल चुका है। अब उस फ्रंट को हमें किस तरह से सुरक्षित रखना है, इसके बारे में सरकार को हमें बताना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई 2-4-10 दिन में नहीं हुआ है। इसके लिए लंबी एक योजनाबद्ध तरीके से काम किया है, और उस योजनाबद्ध तरीके से अगर बांग्लादेश में काम किया गया है तो निश्चित तौर पर हमारी सरकार के पास में भी कोई योजना रही होगी, और हमारी सरकार से भी हम उम्मीद ये करते हैं कि हमारी सरकार ने भी कुछ काम किया होगा कि ऐसे में हम कैसे निपटेंगे। तो हमारी सरकार की तरफ से ये बताना चाहिए सरकार को, सरकार बताएगी, सदन में बताएगी, आज नहीं तो कल बताना तो पड़ेगा।
कि हमने क्या क्या किया हालात को काबू में रखने के लिए। क्योंकि एक बात और वो ये कि वहां पर जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स का समर्थन अभी यूनेस्को है। हम ये नहीं कह सकते कि यूनेस्को की तरफ से बिल्कुल है, लेकिन थोड़ा सा द्वंद दिखाई दे रहा है। लेकिन जो आपने कहा सरकार को बताना पड़ेगा, इस पर अजय पाठक जी ने कहा था कुछ समय बाद ये स्पष्ट हो जाएगा कि कैसे बांग्लादेश ने भारत के सामने घुटने टेक दिए। लेकिन ठीक है जाकिया खान जी, अगर जुलाई क्रांति के जरिए या मार्च फॉर यूनिटी के जरिए संविधान बदलता है तो तमाम जो चीजें इसमें सामने आ रही है कि शरिया लॉ लागू हो जाएगा और जो बांग्लादेश का नाम ही उसमें पूरा बदल दिया जाएगा और तमाम सोच बदल जाएगी, तो क्या इसके जरिए भारत से और दूर हो जाएगा बांग्लादेश और पाकिस्तान के करीब हो जाएगा? देखिए, बांग्लादेश और भारत बॉर्डर को एक्सचेंज करता है, सोच को एक्सचेंज करता है। खास तौर से अगर आप बंगाल की बात करें तो 90% चीजें मेल खाती हैं और बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि देखो, आप ये बात सुने होंगे कि एक महफिल में अगर बंगाली लोग आ जाएं तो वो अपनी ही भाषा बोलते हैं। वो फिर ना मुस्लिम होते हैं, ना हिंदू होते हैं, ना सिख होते हैं, ना ईसाई होते हैं, वो बंगाली होते हैं। तो वो जो एक है ना, वो हम लोग भूल नहीं सकते। वी कैन नॉट इग्नोर दैट। एक सॉफ्ट चीज है, लेकिन हाँ, जिस तरह से एक छोटी सी कंट्री होके म्यांमार बांग्लादेश में घुस के अपने बॉर्डर्स को आगे बढ़ा सकती है, उस पे कब्जा कर सकती है, तो डेफिनेटली भारत कर सकता है। दूसरी बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसके पक्ष में अजय जी बोलना स्टार्ट किए थे लेकिन उसको कंप्लीट नहीं कर पाए, वो चीज ब्रिक्स है। BRICS is a big reason for any country to come out. आप एक चीज समझिए, इंडिया ने और रशिया ने मिलके जो एक पहल की है कंप्लीट हिस्ट्री चेंज करने के लिए, आपको याद होगा कि गद्दाफी की एसोसिएशन की गई थी और उसके पीछे भी रीजन यही था कि उन्होंने डॉलर्स को एक्सेप्ट करना मना किया था और अपने दिनार को लाने की बात की थी। तो एक पूरी कंट्री में बैठे बैठे एक बड़े राजा का एसोसिनेशन करके उस पूरी कंट्री को अपने कमांडिंग में लाना, तो कुछ तो सीक्रेट सोसाइटीज की चल रही है ना। और बजाफ्ते मैंने सीक्रेट सोसाइटी के ऊपर काफी सारे ये बनाए हुए हैं अपनी वीडियोस। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन सीक्रेट सोसाइटी जो भी कर रही है उसका तोड़ भारत को लाना पड़ेगा। बिल्कुल जाकिया जी। श्रीवास्तव सर, अभी जाकिया जी ने म्यांमार का जिक्र किया था कि एक छोटी सी अगर देश अगर वो अपनी बॉर्डर बढ़ा सकता है बांग्लादेश के अंदर घुस के, तो भारत तो इतना बड़ा देश है। यहाँ पर अक्सर जी समय का मैं जाकिया जी संक्षेप में बस एक छोटी सी चीज है, क्योंकि देखिए आप जहाँ पे सिर्फ बांग्लादेश के बारे में बात कर रहे हैं वहां पाकिस्तान को हम इग्नोर नहीं कर सकते। अगर बांग्लादेश में हम लोग कुछ नहीं करके वहां पे किसी और का इंटरफेरेंस हो रहा है, तो उसी तरह से हमने बहुत कुछ कर दिया है पाकिस्तान में अफगानिस्तान का इंटरफेरेंस करा के। तो उस चीज को हम इग्नोर नहीं कर सकते कि जिधर से प्रेशर हमें डालना था हमने उधर से डाला है। ऐसा नहीं है कि हमारी आर्मी बिल्कुल ही और हमारी गवर्नमेंट बिल्कुल ही सोई दी है। दे आर वर्किंग, बट दे आर वर्किंग इनडायरेक्टली नहीं करके। अगर वो डायरेक्ट पोजीशन में करते हैं तो उनको रिवॉल्ट भी देखो सामने से देखना पड़ेगा, बिकॉज वी कैन नॉट इग्नोर द वर्ल्ड। बिल्कुल, लेकिन अब वही रणनीति क्या होगी देखना होगा। श्रीवास्तव सर, देखिए जिस तरह से अभी जाकिया जी कह रहे थे कि डायरेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन इनडायरेक्ट किस तरह से, क्योंकि अजय पाठक जी सुना होगा आपने, वो कह रहे थे कि बांग्लादेश भारत के सामने घुटने टेक चुका है। म्यांमार का भी जिक्र किया, उसने अपने बॉर्डर बढ़ा लिए। इन सारी परिस्थिति में यहाँ पर भारत के पास क्या क्या ऑप्शन अब रह गए हैं? देखिए, जहाँ तक भारत का सवाल है, निश्चित रूप से हमारी सेनाएं सशक्त हैं, शक्तिशाली सेना है, पड़ोसी मुल्क के साथ किसी भी तरह से निपटने की क्षमता है। ये सारी बातें हमारा ध्यान, और ऐसा नहीं कि हमारी सरकार इसमें कुछ कर नहीं रही, बिल्कुल कर रही होगी। इतनी हमारी सरकार में चाहे खुफिया तंत्र हो, चाहे इंटेलिजेंस का जो हो, अभी आपने जहाँ तक बताया अफगानिस्तान की एंट्री, तो ये ऐसे देशों पर हमारी नज़र है और हमेशा रहती है। सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि ऐसे मौके पर जो ये जो मार्च फॉर यूनिटी और तमाम चीज़ें, और यूनुस सरकार जिस तरह से हमारे यहाँ से चावल का आयात किए और बराबर वो प्रयास कर रहे हैं। कोई भी आदमी एक बार सत्ता में पड़ोसी देश से सत्ता में आ जाता है, चाहता है कि पड़ोसी मुल्क से उसके संबंध हो, और ख़ास करके भारत से बांग्लादेश का, तो इसलिए कि बहुत सारा जो है व्यापार इनका है। भारत लगभग 90% जो है उनको मदद करता है, सप्लाई करता है, वहाँ पर सारी चीज़ें जाती हैं, अनाज है, तमाम चीज़ें हैं। तो इनको भी अगर देखा जाए, इवन देन जो है आप देख रहे होंगे कि इलेक्ट्रिसिटी से लेकर तमाम चीज़ों पर भारत पर निर्भर है।
अब सवाल है कि जो वहाँ सत्ता में बैठे हुए हैं उनको उनका संबंध तो भारत से होगा ही होगा। वो कभी नहीं चाहेंगे कि वहाँ से दूरी पाकिस्तान तक जा सकें। लेकिन एक जो सबसे बड़ा सवाल है कि जिस तरह से तख्ता पलट हुई और उसके बाद आप देखिए जिस तरह की वहाँ पर स्थानीय स्तर पर जो एक कट्टरपंथियों का एक जो समूह है और जो जिसको हवा दे रहा है, तो कहीं न कहीं पर पाकिस्तान वहाँ एक्टिव पहले से था, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और शायद यही वजह है कि इस बात को भारत को समझने की जरूरत है। अपने आस पड़ोस में हम भले ही बड़े शक्तिशाली हैं, लेकिन हमको प्रयास करना पड़ेगा अपने आसपास के पड़ोसी मुल्कों के साथ कि वहाँ क्या हो रहा, क्या घटित हो रहा। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियाँ जो उस पर लगी भी हुई होंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज की डेट में भारत को बहुत ही सतर्क रहने की ज़रूरत है। और जहाँ तक आपने देखा होगा कि वहाँ की सीमा भी भारत की जो है काफ़ी बड़ी है, और जिसमें आपने देखा कि उस पर हमेशा कुछ न कुछ झड़प होती रहती है, आतंकवादी घुस जाते हैं, कुछ भी हो जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखना होगा, बिल्कुल वाकई देखना होगा। और हमारा समय भी समाप्त हो गया, माफी चाहूंगा अजय जी और शिवानंद जी, आपके पास नहीं आ सका, लेकिन माफी चाहूंगा, समय समाप्त हो गया। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी और डॉक्टर शिवानंद जी, जाकिर खान जी, सौरभ दुबे जी, कर्नल अमरदीप जी और आरपी श्रीवास्तव से शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से अब यहाँ पर स्थिति बांग्लादेश में फिर से वहां पर अंतर्द्वंद शुरू हो गया है, लेकिन जिस तरह से लगातार पाकिस्तान की वहां पर एक एग्जिस्टेंस बढ़ती जा रही है, हमारे चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव सर ने कहा है, लेकिन भारत को पाकिस्तान से हमेशा आगे रहना है। आपके पड़ोसी देशों में उनका इस्तेमाल किया जाएगा दुश्मन देशों की तरफ से, लेकिन वहां का जो माहौल है, भारत कैसे अपने उसको पाले में ला सकता है बांग्लादेश को। हालांकि अजय पाठक जी ने कहा है कि बांग्लादेश भारत के सामने घुटने टेक रहा है, लेकिन क्या रणनीति है, किस तरह से वो रणनीति इसमें इस्तेमाल की जा सकती है, मुझे लगता है सिर्फ भारत ही नहीं, पूरे देश के लोग ये जरूर देखना चाहेंगे कि भारत की तरफ से वहां पर किस तरह से इंटरफेयर बांग्लादेश में हो सकता है। लेकिन स्थिति बांग्लादेश की बिल्कुल सही नहीं है, और वो स्थिति भारत के साथ होनी चाहिए। और भारत के साथ जब तक बांग्लादेश रहेगा, भारत का भी विकास होता रहेगा और बांग्लादेश का भी विकास होगा। लेकिन अगर वहां पर कुछ गड़बड़ होगा तो सबसे बड़ा खतरा भारत के ऊपर होगा। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसे वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।